हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी की मैं आपकी प्यारी चैनल द सक्सेस माइंड @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों, हम लोग ऐसे टॉपिकों पर और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। प्यारे दोस्तों, द सक्सेस माइंड @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ सामान हिंदी के अलावा आपके लिए भारतीय संविधान। प्राय दोस्तों, हमारे 2 वीडियो आप लोग के लिए पेश किए जाते हैं, आपके बीच में डिस्कशन किए जाते हैं। रात में 8 बजे आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लास चलती है और दोपहर 2 बजे आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं लेकर आता हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज कौन से टॉपिक को रखा गया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही लाजवाब सेशन होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। यह दोस्तों, जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी तरह से अगर आप पहले कदम से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे प्यारे दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। तेज़ चलने से कोई फ़ायदा नहीं प्यारे दोस्तों, हो सकता हो तेज़ चलने से आपको कोई टॉपिक छूट जाए। प्यारे दोस्तों, शुरुआत से अंत तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य। प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक टॉपिक होता है मूल कर्तव्य। इसके आगे भी हम डिस्कशन करेंगे आज। मूल कर्तव्य के आगे भी कौन कौन से टॉपिक होंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्यारे दोस्तों, मूल कर्तव्य किस में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के काम में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। सोहन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर प्यारे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 के का अंततः स्थापित किया गया और इसमें अनुच्छेद 51 का अंततः स्थापित करके मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, सोहन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया कि भाग 4 का के स्थापित किया गया और भाग का में यानी कि भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का स्थापित किया गया और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी? 11 है। यानी जब संविधान बना तो उस वक्त मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और किस भाग में रखा गया था? तो भाग 4 के का में रखा गया था और अनुच्छेद कौन सा था? 51 का। और मूल कर्तव्य जो है वो न्यायालय के द्वारा बदला नहीं जा सकता है और इस वक्त मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो मूल कर्तव्यों की सूची। संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। बस में दोस्तों, संविधान का भी पालन करना है, उसके आदर्श क्या हैं, उसकी संस्था क्या हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी राष्ट्रध्वज हैं और राष्ट्रगान का क्या करना है? आदर करना है। बस में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या किसी जाति पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो? ऊपर हो। और ऐसी प्रथाओं को भी छोड़ देना है जो स्त्रियों का सम्मान न करते हों। ठीक है, जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हों? विरुद्ध हो। मतलब वही हुआ प्यारे दोस्तों कि स्त्रियों के सम्मान ना करते हों। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और इसका परीक्षण करना है। यानी कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी परंपरा के महत्व को भी समझना है और उसका परीक्षण करना है, यानी उसको अच्छे से टेस्ट करना है, उसको अच्छे से दूसरों को भी समझाना है। अगला क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करना है। यानी कि जो पर्यावरण है उसकी भी रक्षा करना है और उस पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी वन हैं, झील हैं, नदी हैं, इन सभी की रक्षा करना है और उसका संवर्धन करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, यानी कि जो प्राणी हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखनी है, अपनी दया भाव रखना है। ठीक है, अपने अंदर कठोरता नहीं रखनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन
और सुधार की भावना का विकास करे। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मानववाद है, यानी कि मानववाद का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक मानव का दूसरे मानव के लिए क्या है, मानवता रखना, यानी कि इज्जत करना, है ना, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की, यानी कि ज्ञान देना और ज्ञान लेना तथा सुधार की भावना का विकास करना है। अगला पॉइंट क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, यानी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उसे क्या करना है, सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो सतत प्रयास करना है, यानी व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, इन सभी तरीके जो क्षेत्र हैं, दो ही क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उन दोनों ही क्षेत्रों में क्या करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र भी बढ़े, ठीक है, और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। अगर हम बढ़ेंगे तो राष्ट्र बढ़ेगा दोस्तों, और राष्ट्र बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो राष्ट्र है, जो देश है, वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो माता पिता हैं या जो संरक्षक हैं, उनको क्या करना है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपना प्रतिपल्या वो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना है, यानी कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी देना है ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब बात आती है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवेचन किया गया है। बात समझ पे दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या किया गया है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, विवेचन किया गया है, यानी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रशंसकों को आधार संहिता, राष्ट्रीय विकास के प्रेरक सूत्र तथा राष्ट्रपति को गति दिशा प्रदान करने वाले ज्योति स्तंभ होते हैं। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, आचार संहिता और राष्ट्रीय विकास के प्रेरक सूत्र होते हैं, यानी कि राष्ट्र के विकास को प्रेरित करने वाले, राष्ट्र को विकास देने का जो सूत्र हो सकता है, और राष्ट्रपति को गति दिशा प्रदान करने वाले ज्योति स्तंभ होते हैं। यह सरकार के लिए वह हिदायतें हैं जिन पर सरकार चलकर राज्य को समाजवाद और न्यायिक व्यवस्था की ओर ले जाएगी। बस में दोस्तों क्या है, जिन पर सरकार चलकर क्या करेगी, राज्य को समाजवाद और न्यायिक व्यवस्था की ओर लेके जाएगी। ये वे सिद्धांत होते हैं जिनमें प्रकाश में राज्य सुनिश्चित विकास करता है, यानी कि ये जो राज्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये एक प्रकार का ऐसा प्रकाश होता है जिसमें राज्य क्या करता है, ये सुनिश्चित विकास करता है और उनके अनुसार कार्यक्रम बनाता है और निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, सुनिश्चित विकास करता है और उसके अनुसार कार्यक्रम भी बनता है या बनाता है और निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का भी प्रयास करता है कि निश्चित लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सके। यह नीति निर्देशक तत्व 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहले दोस्तों यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया गया है। कौन से भाग में दिया गया है, तो 4 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो ये राष्ट्रीय विकास के प्रेरक सूत्र होते हैं जो राष्ट्रपति को गति दिशा प्रदान करते हैं तथा सरकार के लिए ये ऐसी हिदायतें होती हैं कि जिसके आधार पर सरकार क्या करती है, आगे चलती है और राज्य को समाजवाद और न्यायिक व्यवस्था की ओर लेके जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय समाजवाद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ऐसे सिद्धांत होते हैं जिससे राज्य क्या करता है, एक विकास को सुनिश्चित करता है, यानी एक विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है, विकास को प्राप्त करता है, उनके अनुसार कार्यक्रम बनाता है, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। यह नीति निर्देशक तत्व 5 भाग, और इनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्याय लोगों को मिल सके, यानी जो आर्थिक सुरक्षा है, आर्थिक न्याय है वो लोगों को मिल सके और भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग मिले। इसके लिए निम्नलिखित निर्देशक तत्वों को संविधान में स्वीकार किया गया है, यानी कि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय किस तरह से लोगों को मिल सके और भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इसके लिए क्या है, कुछ निर्देशक तत्वों को संविधान में स्वीकार किया गया है। पहला क्या है
कि स्त्री पुरुषों को समान रूप से जीविका साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध होगा। यानी कि जो स्त्री हैं, जो पुरुष हैं, उनकी जीविका चलाने के साधन क्या होंगे? समान होंगे। और समान कार्य के लिए यानी जो कार्य होगा जो दोनों को मिलेगा, वो दोनों के लिए उनको समान वेतन मिलेगा। अगला क्या है? राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति उत्पादक के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो जिससे सार्वजनिक हित को हानि उठानी पड़े। बस समझिएगा दोस्तों, यानी कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो संपत्ति है और जो किसी उत्पाद को या किसी उत्पादक के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो, यानी उसको रखने का ऐसा स्टोर ना हो कि जिससे सार्वजनिक हित की हानि उठानी पड़े। अगला है दोस्तों, बच्चों को स्वस्थ रूप में विकसित करने के अवसर तथा सुविधा मिलेगी ताकि उनका सम्मान प्राप्त हो सके और उनके शोषण का अंत हो। यानी बच्चों को एक स्वस्थ रूप में विकसित करने के लिए उनको एक अवसर दिया जाएगा ताकि वो अपने स्वास्थ्य को सुधार सकें, उसमें सुविधा भी मिलेगी ताकि उनका सम्मान भी प्राप्त हो बच्चों को और उनके शोषण का क्या हो? अंत हो सके। अगला क्या है? राज्य अपने आर्थिक साधनों के भीतर यह प्रयत्न करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, राज्य क्या करेगा कि आर्थिक साधनों के भीतर ऐसा प्रयास करेगा कि जो नागरिक हैं राज्य के, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोज़गार मिल सके, बेरोजगार ना हो, उन्हें बराबर शिक्षा मिल सके, है ना। बेरोजगारी है, बुढ़ापा, बीमारी आदि स्थिति में क्या हो? सार्वजनिक सहायता भी उनको प्राप्त हो सके। अगला क्या है कि व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सहायता देना। अगला है कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए क्या होगा? निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। और औद्योगिक संस्थाओं में के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने की व्यवस्था करना है। ठीक है दोस्तों, जो यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रबंध में भी कर्मचारियों को क्या करना है? भागीदारी बनाने की व्यवस्था करना है ताकि कर्मचारी भी उसमें क्या करें? भागीदारी बन सकें, भागीदारी वो दिखा सकें। ठीक है, और कमज़ोर वर्गों के लिए क्या करना है? निःशुल्क कानूनी सहायता देना है ताकि उन्हें हर तरह से जो कानूनी प्रशासन है वो उनको निःशुल्क प्राप्त हो सके। अगला है दोस्तों अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन से इस खंड में एक तत्व जोड़ा गया है जिसे कहा गया है कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय दोस्तों, ठीक है, आय और उनसे सामाजिक स्तर, सुविधाओं, अवसरों संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, यानी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक ऐसे तत्व को जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य केवल व्यक्तियों की आय, यानी कि जो व्यक्ति जो कमा रहा है, व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो और उनसे सामाजिक स्तर, सुविधाओं और सर्व संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा ताकि उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव उत्पन्न न हो सके। वर्णन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए व्यक्तियों के संगठनों के बीच विद्यमान सामाजिक स्तर, सुविधाएं और अवसर संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, जो विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, उन संगठनों के बीच क्या होगा? विद्यमान जितने भी सामाजिक स्तर, सुविधाएं हैं, जितने भी अवसर संबंधी भेदभाव हैं, उन सब को क्या करे? कम करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा है? सामाजिक विकास संबंधी निर्देशक तत्व। तो प्यारे दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करना, जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयत्न करना, हानिकारक द्रव्यों और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर क्या करना? प्रतिबंध लगाना, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण की योजनाएं बनाना। और समझिए प्यारे दोस्तों, क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करने का भी प्रयास करना है, जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य में जिस तरह के सुधार हो सकते हैं उनका भी प्रयास करना है, हानिकारक द्रव्य जो हानिकारक होते हैं, जो पदार्थ, जो मादक पदार्थ, जो पीने वाले जो तत्व होते हैं जो हानिकारक हों, उनको तथा अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर क्या किया जाए? प्रतिबंध लगाया जा सके। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या हो? उनके कल्याण की योजनाएं बनाना। अगला है दोस्तों शासन सुधार संबंधी निर्देशक तत्व। ग्राम पंचायत के संगठन को उचित दिशा देना जिससे सुशासन की स्थापना हो,
यानी ग्राम पंचायत के जो संगठन हैं उन्हें एक दिशा दिखाना है, जिससे कि क्या हो, सुशासन की स्थापना हो। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। संपूर्ण भारत के लिए एक समान विधि एवं कानून का प्रबंध करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पूरे भारत के लिए एक समान विधि यानी एक समान नियम को बनाना और कानून का प्रबंध करना। राज्य सभी बच्चों के लिए जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि जब तक बच्चे 6 वर्ष तक की आयु तक नहीं पहुंच जाते हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अनुच्छेद 45 में परिवर्तित किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है? अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, आगे है सांस्कृतिक संबंधी निर्देशक तत्व। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि प्राचीन स्मारक कलात्मक महत्व के स्थान और राष्ट्रीय महत्व के भावनाओं की क्या करना है? रक्षा करना है। जितने भी प्राचीन स्मारक हैं उनकी भी हमें क्या करना है? स्थान और उनके राष्ट्रीय महत्व की भावना को क्या करना है? रक्षा करना है। अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करना है। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व क्या हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो सके, राष्ट्रों के बीच में न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके, राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियों के प्रति सम्मान को बढ़ाना भी है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता यानी एक दूसरे की समझ के साथ बिना किसी लड़ाई झगड़े के हल करने के लिए प्रोत्साहन देना। आगे है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। पहला पॉइंट क्या है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए धनात्मक आदेश हैं। ठीक है, राज्य के लिए क्या है? धनात्मक आदेश हैं या आदर्श भी कह सकते हैं। ये ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर हर सरकार को चलना पड़ता है और अब न्यायाधीश भी इसकी भावना के अनुसार निर्णय देने लगे हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के लिए एक धनात्मक आदेश होता है, एक पॉजिटिव ऑर्डर होता है, एक ऐसा सिद्धांत होता है जिनके आधार पर हर सरकार को चलना पड़ता है और न्यायाधीश भी अब इसकी भावना के अनुसार निर्णय देने लगे हैं। मौलिक अधिकारों का संबंध नागरिकों की स्वतंत्रता से होता है और यह राज्य के लिए निषेधात्मक आदेश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में पारित होने के पूर्व नीति निर्देशक तत्व सिर्फ राज्य के नीति निर्धारण के लिए पथ प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में पारित होने के पहले नीति निर्देशक तत्व क्या था कि सिर्फ राज्य के नीति निर्धारण के लिए पथ प्रदर्शन, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर का दर्जा प्रदान कर दिया गया। लेकिन 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा टेक्सटाइल मिल्स के प्रकरण में इस संशोधन के उक्त प्रावधान को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया। मौलिक अधिकार पहले न्यायालय द्वारा सुरक्षित थे और गोलकनाथ केस के अनुसार उन्हें संसद परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, परंतु 24वें और 25वें संशोधन तथा केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा यह संशोधित किया जा सकते हैं, परंतु न्याय पुनरावलोकन भी कानूनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24वें और 25वें संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। यानी जो 42वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की तुलना में हम उसे क्या करेंगे? उसे पहले प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई थी। इन दोनों के संबंधों की इस प्रकार आसपास क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी इन संबंधों के इस प्रकार से जो व्यवस्था थी वो अब समाप्त हो गई थी, यानी आपसी जो मेलजोल था वो समाप्त हो गई। किंतु वर्ष 1981 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता क्या हो गई? समाप्त हो गई। पर 1981 के जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामला था उसमें जो निर्णय लिया गया उसमें मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता समाप्त कर दी गई। अगला है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य होते हैं कि किस प्रकार से राज्य कोई कार्य करेगा।
और मौलिक अधिकार व्यक्ति के आधारभूत स्वाधीनताएँ होती हैं जिनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यानी मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्तियों के लिए एक स्वाधीनताएँ होती हैं, एक स्वतंत्रताएँ होती हैं, ऐसे समझिए, जिन्हें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा के दुर्ग होता है, यानी न्यायालय इसकी रक्षा कर सकता है। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य के नागरिकों तथा विदेशों से है, जबकि भौतिक अधिकारों का संबंध सिर्फ नागरिकों तथा राज्यों से होता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का संबंध क्या होता है? नागरिकों और विदेशों से होता है, जबकि भौतिक अधिकारों यानी कि जो अधिकार होते हैं उनका संबंध नागरिकों और राज्य से होता है। अगला है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है, किंतु निर्णय केवल उस आधार पर नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, यानी मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू तो किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अब देखेंगे दोस्तों, भारतीय नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 हैं, इनके बीच में नागरिकता से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है। भारत अपने नागरिकों को एक और समान नागरिकता प्रदान करता है, यानी एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। यानी कि ऐसे समझिए कि पंजाब का रहने वाला भारत का एक नागरिक है, ना कि पंजाब का एक नागरिक। ठीक है दोस्तों, यानी पंजाब का रहने वाला जो भारत का एक नागरिक है, ठीक है, वो भारत का एक नागरिक है, ना कि पंजाब का। तथा भारत का एक पृथक नागरिक, यानी भारत का एक अलग नागरिक, जो भारत के किसी भी भाग या राज्य में रहने पर हर नागरिक को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, यानी कि समान नागरिकता प्राप्त होती है। यदि कोई भारतीय विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, चाहे वहाँ जन्म के कारण, यदि आवास के कारण, या फिर भारत की नागरिकता से इस दशा में वंचित रहेगा। बात समझिए दोस्तों, कोई भारतीय विदेशी अगर राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, विदेशी राज्य की, कोई भारतीय है जो भारत का रहने वाला है, अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो जन्म के कारण हो या फिर रहने के कारण, तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों, अच्छा, कोई भी भारतीय भारत की तथा किसी अन्य देश की नागरिकता साथ साथ नहीं रख सकता। ठीक है दोस्तों, अच्छा का मतलब ये है, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी भारतीय है जो भारत की तथा किसी अन्य देश की नागरिकता को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता। संविधान में 5 वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से वर्ग हैं, आइए देखते हैं। वे व्यक्ति जो मूलभूत भारतीय हैं और यहाँ के निवासी हैं, यानी कि जो भारत में रहते हैं, इनमें वह व्यक्ति भी शामिल किए गए हैं जो संविधान के लागू होने के समय इस देश में कम से कम 5 वर्ष से रह रहे थे। ठीक है दोस्तों, यानी संविधान के अंतर्गत ऐसे लोगों की नागरिकता को भी शामिल किया गया है जो इस देश में कम से कम 5 वर्ष से रह रहे हैं। वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारतीय क्षेत्र में आ गए थे, यानी ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता को भी नागरिकता दी गई है भारत की, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के क्षेत्र में आए थे। अगला है दोस्तों, वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए, यानी ऐसे व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए और भारत में 6 महीने रहने के बाद उचित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर नाम या पंजीकरण कर लिया है। ठीक है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद वो पाकिस्तान से कहाँ चले आए, भारत चले आए। ठीक है, और भारत में 6 महीने रहने के बाद किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया और उन्हें प्रार्थना पत्र देकर क्या किया, अपना नाम पंजीकृत करा लिया। आगे है, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे और बाद में स्थायी निवास का परमिट या अनुज्ञा लेकर भारत चले आए, प्रार्थना पत्र देकर नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात हो गई। अगला है, वे प्रवासी व्यक्ति जो मूलतः भारतीय नागरिक और विदेशों में रहते हैं, यानी कि ऐसे प्रवासी व्यक्ति जो मूलतः भारतीय नागरिक हैं और विदेशों में रहते हैं। अगला है, संविधान में नागरिकता संबंधी दिए गए बंधों के अनुसार, यानी बंधों के अनुसार 1955 में संसद ने नागरिकता के विषय में कानून बनाया जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। दोस्तों, ये सांसद नहीं, संसद हो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि, कौन कौन सा? जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है नागरिकता, वंशानुगत यानी वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा,
देशीकरण द्वारा और किसी भूमि या प्रदेश को संघ में सम्मिलित करने पर वो क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अगला क्या है, नागरिकता निम्नलिखित दशाओं में छीनी जा सकती है, लुप्त हो सकती है। यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगला है, यदि कोई भारतीय स्त्री विदेशी नागरिक से शादी कर लेती तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि कोई देशद्रोही हो जाए, यानी कि देश के विरुद्ध कार्य करे, या युद्ध की दशा में या युद्ध के में शत्रु की सहायता करे, या देश को धोखा दे, बात वही चीज़ है दोस्तों, या देशद्रोही हो, या युद्ध के समय में जो शत्रु देश है उनकी सहायता करे, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दोस्तों बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं दोस्तों। संघीय कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों, क्या देखना है, संघीय कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 53 का में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, यानी उनके अधीन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। यानी राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति को संसदीय विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। आगे, संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि अन्य पदाधिकारी तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों बस में दोस्तों, तो संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप इसमें है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि अन्य पदाधिकारियों तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। पूछा जा सकता है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में है। लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाभ के पद के प्रयोजन के लिए, यानी लाभ के पद पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्यपाल या केंद्रीय राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण खाली हो जाता है, यानी राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, तो उनका पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन यानी हटाए जाने के कारण खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव वो 6 महीने में व उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र संपन्न करने का प्रावधान है। दोनों निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद ग्रहण अवधि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने गए, यानी कि नवनिर्वाचित चुने गए जो हैं राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी जो अवधि है कार्य करने की वो 5 वर्ष तक रहेगी अपने अवधि से, यानी जिस दिन वो चुने गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संख्याओं और विवादों की जांच और फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बात समझ में आई दोस्तों। ये संख्या नहीं, क्या हो जाएगा, ये शंकाओं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये शंकाओं, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में इनका निर्णय अंतिम होगा। अगला है, राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकती। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों के चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकती है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो, यानी उनके द्वारा नाम लिया गया हो, और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद का नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक मतदाताओं की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या आपात से हटाए जाने की स्थिति में
राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभालने का प्रावधान है। द प्रेसिडेंट एक्ट 1969 दोस्तों, द प्रेसिडेंट एक्ट 1969 के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन होगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या होगा? आसीन होगा। यानी अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन होगा, और उस पद पर भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय यानी अगर मान लीजिए वो पद भी रिक्त हो जाता है, खाली होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऐसी एक परिस्थिति 1969 में संपन्न हुई थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। बस में दोस्तों, निर्वाचन की अर्हताएँ। संविधान के अनुच्छेद 58 निर्वाचन से संबंधित जो अर्हताएँ हैं उसको समझिए। तो संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होने के लिए निम्न और अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उसमें लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वह भी संघीय तथा राज्य के लाभ प्राप्त होने वाले पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। बात समझ में पे दोस्तों, राज्य के लाभ प्राप्त होने वाले पद पर उसे नियुक्त नहीं होना, यानी किसी भी सरकारी नौकरी वो नहीं करनी चाहिए। उसे संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि निर्वाचन के समय वह संसद या किसी राज्य विधायक में स्थापिका सदस्य तो निर्वाचित होने पर सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है। भारत का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह सब मिलकर निर्वाचन मंडल कहलाते हैं। इसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है या मतदान गुप्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो क्या होता है? वो गुप्त होता है। बात समझ पे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के का उल्लेख किया गया, यानी किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यह सब मिलकर क्या कहलाता है? निर्वाचन मंडल कहलाते हैं। इसका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। ठीक है। एकल संक्रमण का मतलब होता है एकल पद्धति। ठीक है दोस्तों, मतदान द्वारा, और इनका जो मतदान होता है वो गुप्त होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। अगले सेशन में हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी आगे के टॉपिकों पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।